ओके, सो लेट्स रिज्यूम। जो हमारी टीसीए साइकिल जो थी, क्रेब्स साइकिल, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड बना रहा था। देन उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा था, सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटेट बना रहा था। सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट बन रहा था। आइसोसिट्रेट के बाद अल्फ़ा, मैं सक्सिनेट लिखने वाली थी, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद सक्सिनेट, उसके बाद फ्यूमारेट, फिर मैलोनेट, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट। ये आपको साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने को ज़रूर आती है। ठीक है, आइदर ग्लाइकोलिसिस आएगी या आपका सिट्रिक एसिड साइकिल आएगी, टीसीए साइकिल आएगी, तो इसको आपको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखना भी बहुत, लिख के भी आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इसके अंदर आपका जो स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, इसमें जो स्टेप 4 है, जिसमें आइसोसिट्रेट जो होता है, सबसे पहली बात, इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट इज़ 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट इज 4 कार्बन। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो सिट्रिक एसिड जो बनता है वो 6 कार्बन बनता है। ये भी आपका 6 कार्बन है। ठीक है, आइसोसिट्रेट भी आपका 6 कार्बन है। आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये जो रिएक्शन है, इस स्टेप में एक CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, और साथ में एक NaDH फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि पहला CO2 मॉलिक्यूल कौन से कन्वर्जन के अंदर रिलीज होता है, आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ टीसीएस साइकिल। ठीक है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तब अगेन एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, और साथ में एक और NaDH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो अब 5 कार्बन से ये क्या बन जाएगा, 4 कार्बन। सो क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ द टीसीए साइकिल, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका CO2 निकल गया। पहला CO2 कहाँ से निकला था, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होने में। सेकंड CO2 कब निकला है आपका, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, पहला NaDH कब बना था, जब पहला CO2 निकला था, सेकेंड CO2 निकलने पे भी एक NaDH बना है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट बनाएगा तब हमारा एक GTP मॉलिक्यूल बनता है, और GTP जस्ट लाइक ATP ये किससे बनेगा, GDP प्लस PI से बनेगा। ठीक है, तो GTP इज बेसिकली नथिंग, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इट इज बेसिकली कुछ भाई वाई है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, मतलब नाइट्रोजनस बेस का ही फर्क है, दोनों ही प्यूरिन्स हैं। ठीक है, तो हम GTP को इक्वलेंट टू ATP भी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सक्सिनेट फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है देन हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है FADH2। किससे बनता है, FAD से। ठीक है, अब जब फ्यूमारेट मैलोनेट से कन्वर्ट होता है तो कुछ नहीं हो रहा है। मैलोनेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो एक और NaDH मॉलिक्यूल बनता है। तो TCA साइकिल में एक तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि हमारा 2 कार्बन कंपाउंड था, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया इनटू 2 CO2 मॉलिक्यूल्स। First CO2 molecule was released when isocitrate was converted into alpha ketoglutarate, and second CO2 molecule was released when alpha ketoglutarate was released converted into succinyl कोएंजाइम ए। इसके अंदर कितने NaDH मॉलिक्यूल बने हैं, इसके अंदर 3 NaDH मॉलिक्यूल बने हैं, मतलब कितने हो गए, 3 × 3, एक NaDH से 3 ATP बनते हैं, तो 3 से कितने बनेंगे, 9 ATP। ठीक है, साथ में क्या बना है इसके अंदर, इसके अंदर बना है एक FADH2। ठीक है,
तो कितने हो गए, एक FADH2 से दो बनते हैं ATP, तो 2 ATPs। थर्ड, इसके अंदर क्या बना है, एक GTP, मतलब एक ATP। तो 9 + 2 कितने हो गए, 11, एंड +1 12। तो एक TCA साइकिल में 12 ATP बनते हैं। और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने बने थे, दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे, तो दो TCA साइकिल रही होंगी, तो 12 और 12 24 ATP बन गए हमारे TCA साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब दोबारा से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने बने, 8 ATP। ठीक है, उसके बाद सेकंड था हमारा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमारे दो NADH बने थे, दैट मीन्स हमारे कितने बने थे, 6 ATP। उसके बाद थर्ड था हमारा TCA साइकिल। TCA साइकिल दो बार हुई थी, एक TCA साइकिल में 12 बनते हैं, तो दो TCA साइकिल में कितने हो गए, 24 ATP बन गए। ठीक है, तो 8 + 6 इज 14, 14 + 24 इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स। अब 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते तो हैं, लेकिन टोटल हमारे नेट 36 बनते हैं। इनमें से दो ATP कैसे गायब होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमें ये बताया कि दो NADH साइटोप्लाज्म में बने थे, बाकी सारे जितने भी लिंक रिएक्शन में बने हैं या TCA साइकिल में बने हैं, ये सारे जो NADH है, FADH2 है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बने हैं। और आपको ये पता है कि जो इनसे जो ATP बनता है वो किस टाइम पे बनता है, ETC के थ्रू। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ लोकेटेड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे NADH कन्वर्ट होता है NAD+ के अंदर, ऑक्सीडेशन होता है NADH का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से ATP प्रोड्यूस होता है NADH से। ठीक है, सेकंड, FADH2 भी कन्वर्ट होता है FAD के अंदर। तो FAD के अंदर क्या है, H2 तो माइनस हो गया, दैट मीन्स FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होता है ETC के अंदर, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे इनिशियल ग्लाइकोलिसिस की स्टेज में जो हमारे दो NADH बने थे, उनको भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाने के लिए पहले तो उनको लाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। NADH को जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे दो ATP यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 38 ATP में से -2 ATP करके हम बोलते हैं कि नेट ATP gain from complete oxidation of one glucose molecule into 6 carbon dioxide through aerobic respiration is 36 ATP molecules। मेरी सेंटेंस पे ध्यान देना, the net gain of ATPs by complete oxidation of one glucose molecule into 6 carbon dioxide molecules through aerobic respiration is 36 ATPs। ठीक है, तो ये हो गई हमारी TCA साइकिल, जो कि अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है, और हमारी बैलेंस शीट भी रेडी हो गई है। अब हमें पढ़ना रह गया है कि NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों क्या है, क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि NADH एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है और FADH2 एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है। तो इन दो मॉलिक्यूल्स को ही रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल बोला जाता है, और ETC में एंटर करते ही ये दोनों रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से ATP प्रोड्यूस होता है। जब भी हम, एक सेकेंड, जब भी हम एक ADP के अंदर फॉस्फेट ऐड करते हैं और ATP बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। Phosphorylation. Why? Because we have added
फॉस्फेट इनटू एडीपी। ठीक है, अगर ये ईटीसी के अंदर हो रहा है, तो ईटीसी के अंदर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ आइदर NADH into NAD plus or either oxidation of FADH2 into FAD। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से एटीपी जब प्रोड्यूस होता है ईटीसी के अंदर, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और जो हमारा स्टेप 7 एंड 10 के अंदर, स्टेप 7 एंड 10 ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। सी आई रिमेंबर स्टेप 7, ये था स्टेप 7। इसके अंदर एक एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, किससे? एडीपी के अंदर पीआई को जोड़ के। ठीक है, यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना है इस पीआई और इस एडीपी के बीच में, उसके लिए जो एनर्जी मिली है वो किसी के ऑक्सीडेशन की वजह से नहीं मिली है। ईटीसी में वो एनर्जी मिली थी ऑक्सीडेशन की वजह से ऑफ आइदर NADH और FADH2। यहाँ पे जो एनर्जी मिली है वो इस सबस्ट्रेट से एनर्जी मिली है, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ phosphorylation। So in glycolysis, step 7 and step 10, we are seeing the formation of ATP. That means phosphorylation is taking place. But the energy of phosphorylation is coming from the substrate molecule. So it is called as substrate level of phosphorylation. Question आता है, where do you see, in which process do you see substrate level of phosphorylation? ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है? ईटीसी चेन के अंदर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपका NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ के अंदर और FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है FAD के अंदर। ठीक है, एंड एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि जब आपका NAD+ कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकला है और वो हाइड्रोजन निकल के कहाँ पे अटैच हुआ है? इस NAD+ के अंदर अटैच हुआ है, और ये NAD+ जो है रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से, ये सबस्ट्रेट X का हाइड्रोजन रिमूव किया, NAD+ को अटैच किया इसके अंदर, और NAD+ के अंदर अटैच करते ही NAD+ का रिडक्शन हुआ और क्या बना? NADH। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डीहाइड्रोजिनेशन। और अगर आपका पाइरूवेट जैसे था, वो जब आपका लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? NADH कन्वर्ट होता है किसके अंदर? NAD+ के अंदर। अब इसमें क्या हुआ है कि H था, ये H NAD+ में H दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट मीन्स ये H कहाँ गया? ये लैक्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ गया। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और जिसमें NAD+ के अंदर H अटैच हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सो नाउ यू नो दैट किसी भी सबस्ट्रेट के अगर अंदर हम फॉस्फेट अटैच करते हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। अगर हम ADP के अंदर फॉस्फेट को अटैच कर रहे हैं, तब भी वो फॉस्फोराइलेशन है। ATP के फॉर्मेशन के लिए, ATP का जो फॉस्फोराइलेशन होता है ADP का, वो 2 टाइप का होता है। एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप 7 एंड 10 में दिखता है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारा ETC के अंदर दिखेगा जब NADH ऑक्सीडाइज होगा NAD+ में, तब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसपोर्ट होते होते एनर्जी उनकी जो यूज होगी वो एटीपी को सिंथेसाइज करने में यूज होगी। ऐसे ही जब FADH2 FAD में ऑक्सीडाइज होगा तो इसके अंदर से भी दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है ADP में फॉस्फेट अटैच करके ATP फॉर्म करने में। तो ये हो क्या रहा है, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट वीडियो लूँगी उसके अंदर मैं सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करूँगी।